वो मासूम सी बच्ची बलक बलक कर रो रही थी। इस बेचारी को तो ये भी खबर न थी कि इसके आते ही इसकी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। 5 साला लाइबा बिस्तर पर इस नौमालूद बच्ची के पास बैठी इसे देख रही थी और बार बार अपनी आंखों में आते आंसुओं को साफ कर रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर लाइबा भाग कर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। मामू, मामा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। इन्हें बोले ना घर वापस आ जाएं। गुड़िया बहुत रो रही है। अपनी भांजी के अल्फाज सुनकर मैं अपने आप पर काबू ना रख सका और इसे सीने से लगाकर रोने लगा। वो नन्ही बच्ची जिसे इस वक्त माँ की गोद में होना चाहिए था, तन तनहा बिस्तर पर बगैर किसी कंबल के लेटी रो रही थी। मैं फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ा और सीने से लगाकर चुप करवाने लगा। वो सर्दी से कांप रही थी। इसका वजूद ठंडा हो गया था। मेरे सीने से लगते ही गोया इसे सुकून मिला था। वो शायद भूखी भी थी। अपने हाथ की नन्ही मुन्नी उंगलियां अपने मुंह में डालकर चूसने लगी और रोने लगी। चंद लम्हों बाद वो रोते रोते थक कर आखिर नींद की वादियों में खो सी गई। मैंने अपनी बड़ी भांजी लाइबा को अपने सीने से लगाया और एक सर्द सांस खारिज करके आसमान की जानिब देखते हुए आंखें मूंद गया। मेरा रब भी कितना बेनियाज है। बेशक वो जो करता है इसमें हमारी ही बेहतरी होती है, मगर इस वक्त इन बच्चियों को देखकर मेरा दिल डूब रहा था। एक माँ के अलावा बच्चियों को आखिर कौन माँ बाप जैसी मोहब्बत और प्यार देकर पाल सकता है। मुझे दिल ही दिल में अपने बहनोई पर गुस्सा भी आया था। काश वो पैसे फजूल खर्च करने की बजाय इस वक्त के लिए बचा कर रखता जब मेरी बहन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। डॉक्टरों ने तो पहले ही बता रखा था कि डिलीवरी के वक्त माँ या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, मगर इसके बावजूद जब वक्त आया तो बहनोई ने मेरी बहन को अस्पताल ले जाने की बजाय मोहल्ले की दाई बुलवा कर डिलीवरी करवाई थी। बहन के यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई, मगर उसी के साथ उस दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। मैं हालात के आगे बेबस था, वरना दिल तो यही चाहता था कि बहनोई का मुंह नोच लूँ। मेरी बहन इसके साथ खुश नहीं थी, मगर इसके बावजूद इसने मुझसे कभी कोई गिला नहीं किया। सब कुछ किस्मत का लिखा समझकर इसे कबूल कर लिया था। अब जब इसकी मैयत मेरे सामने पड़ी थी तो इसका चेहरा देखकर मेरा दिल सौ सौ टुकड़े हुआ था। इसके होंठ और माथे पर नील के निशान अभी भी मौजूद थे, मगर अब सवाए पछतावे के मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। बहनोई का रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा न था, इसलिए जैसे ही शाम हुई मैं अपनी भांजियों को वहीं छोड़कर अपनी बीवी के साथ घर वापस आ गया। मुझे रो रो कर अपनी बहन की याद सता रही थी। कितनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने इसका रिश्ता ऐसे शख्स को देकर जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम बहनों बेटियों वाले भी कितने बेबस होते हैं। मैं अंदर ही अंदर तड़प कर रह गया। अगले दिन जब मैं बहनोई के यहाँ गया तो लाइबा यूं ही ज़मीन पर बैठी रो रही थी। इसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरा भी गोया धुला हुआ नहीं था। मैं इसके पास गया और बोला कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। मेरे सवाल पर वो रोते हुए बोली कि मामू, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अब्बू को कहा है कि खाना ला दें, आगे से कहते हैं जाकर किचन में खुद बना लो। लाइबा के अल्फाज मेरे दिल पर खंजर चला गए थे। मुझे बनाई और उसकी बहन पर बहुत गुस्सा आया। इसने तो कहा था कि इसकी बहन मेरी भांजियों का ख्याल रखेगी, मगर ये क्या, इनकी माँ को मरने अभी एक दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि बच्चियों की ये हालत हो चुकी थी। मैंने बनोई से कहा तो वो फ़ौरन हड़बड़ा कर कहने लगा कि बच्ची ये भूल गई होगी, वरना मैंने खुद अपने हाथों से इसे खाना खिलाया था। मैंने फ़ौरन भांजी के लिए खाना बनवाया और इसे अपने साथ खिलाने लगा। वो हूबहू मेरी बहन जैसी दिखती थी। चंद दिन यूं ही गुजर गए। मैं रोज़ाना बहनोई के यहाँ जाता और अपनी भांजियों से मिलकर आता। इसका ख्याल मेरी बहन की नंद रख रही थी। चंद दिन यूं ही गुजर गए और मैं अपनी ज़िंदगी जानब वापस लौटने लगा। मगर तभी एक शाम मेरा बहनोई अपनी दोनों बेटियां लेकर हमारे घर आ गया और बोला कि तौकीर भाई, अपनी भांजियों को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो। मैं शहर किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, जल्द लौट आऊँगा तो अपनी बच्चियों को वापस ले कर जाऊँगा। मेरी गुर्बत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं भांजियों की कफ़ालत उठा सकूँ, लेकिन बात चंद दिन की थी, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। हमारे यहाँ तो ये हालात थे कि एक वक्त की ही रोटी नसीब होती थी। बहनोई की बात सुनते ही मैंने अगले ही पल दोनों बच्चियों को सीने से लगा लिया और बहनोई वहाँ से चला गया। मेरी बीवी को जब पता चला तो वो थोड़ी संजीदा सी हो गई और बोली कि इतनी छोटी बच्चियों को आखिर मैं कैसे पालूंगी। मुझे इससे इस अंदाज की उम्मीद नहीं थी, मगर समझाते हुए कहा कि चंद दिनों की तो बात है, मेहमान बनकर आई हैं, फिर वापस चली जाएंगी। मेरे अपने भी तो 3 बच्चे थे।
मेरे इतने वसाइल ना थे कि भांजियों की जिम्मेदारी भी ले सकूं। इस रात मैंने अपनी दोनों भांजियों को अपने पास सुलाया। मेरी बीवी सजीला इन्हें अब मेरे पास देखकर पहले ही कमरे से चली गई थी। आधी रात हुई तो छोटी भांजी रोने लगी। शायद इसे भूख लग रही थी। मैं उठा सजीला के पास चला आया। वो मेरे बच्चों के हमरा दूसरे कमरे में सो रही थी। झुंझला कर उठी और ना चाहते हुए भी मेरे हाथ से गुड़िया को लेकर इसे चुप करवाने लगी। मैंने इसे कहा कि शायद इसे भूख लगी है, दूध गर्म करके पिला दो, शायद चुप कर जाए। मेरी बीवी अनूंदगी की हालत में बड़बड़ाती हुई उठी और फिर किचन से दूध गर्म करके ले आई। सजीला के मिजाज से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसे मेरी बहन और अब इसकी औलाद से कोई ख़ास लगाव नहीं था। मैं अपने माथे को सहलाता हुआ इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक मेरी छोटी भांजी चीख उठी थी। मैं हड़बड़ाकर इसकी जानिब देखने लगा तो मेरे होश उड़ गए। सजीला ने जूं ही फीडर इसके मुंह में डाला था, वो चीख उठी थी। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर जब फीडर को छुआ तो वो बहुत गर्म था। मेरा हाथ इसका सेक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ना जाने कैसे इस नन्ही बच्ची के हलक से वो उतरा होगा। मैंने फ़ौरन गुड़िया को उठाकर सीने से लगा लिया। वो शायद गर्म दूध की जलन से मुसलसल रो रही थी। मैंने सजीला को अच्छी खासी बातें सुना दी। आखिर वो इस हद तक लापरवाह कैसे हो सकती थी। सजीला खुद भी परेशान सी हो गई और फिर रोते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे ध्यान नहीं रहा कि दूध कर ठंडा करके पिलाना था। मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, मुझसे अब इतने छोटे बच्चे संभाले भी नहीं जाते। मगर इसकी बेध्यानी से इस बेचारी बिन माँ की बच्ची का मुंह अंदर से जल चुका था। मैं इसे फ़ौरन अस्पताल ले गया और फौरी तौर पर दवा लगवाई। अगली रात मैं और सजीला खाने की मेज़ पर बैठे तो मुझे लाइबा का ख्याल आया था कि कहाँ थी वो। मैं जब से घर आया था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। मैंने सजीला से पूछा तो वो सोचते हुए बोली कि मैंने इसे खाना खिलाकर सुला दिया है। आज माँ को याद करके बहुत रोती रही थी। मैंने ये सुनकर एक गहरी सांस खारिज की और फिर खाने में मशगूल हो गया। सोने से पहले दिल में अजीब सी बेबसी चैनी सी उतरी थी, गोया कुछ कमी सी हो। छोटी भांजी को मैंने खुद फीडर पिलाकर सुला दिया था, जबकि लाइबा अभी तक दूसरे कमरे में ही मौजूद थी। मुझे लगा मेरे बच्चों के साथ ही सो गई होगी, लेकिन दिल को चैन ना आया तो मैं उठा और उस कमरे में जाने लगा। जब दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। लाइबा बिस्तर के ऐन बीच यूं पड़ी थी गोया नींद में नहीं बल्कि बेचैन सी लेटी हो। इसके दोनों हाथ इसके पेट पर थे। वो करा रही थी और कुछ बड़बड़ा भी रही थी। मैं चलते हुए इसके करीब आया और होंठों के करीब जाकर सुनने लगा। वो धीमी आवाज़ में आंखें मूंदे कह रही थी, अम्मी वापस आ जाए, मुझे खाना बना कर दें, बहुत भूख लगी है। आप गई हैं तो अब मुझे कोई खाना ही नहीं देता। इस बच्ची के ये अल्फाज मेरे दिल को तड़पा के रख गए थे। सजीला का कहना था कि इसने इन्हें खाना खिला दिया था, जबकि लाइबा तो शायद सुबह से ही भूखी थी। मैंने फ़ौरन लाइबा को उठाया। इसका वजूद बुखार से तप रहा था। मैंने सजीला को आवाज़ दी मगर वो तो शायद सो चुकी थी। आखिर मैंने खुद ही भांजी को खाना खिलाया और फिर खिलाकर सुला दिया। जब वो सो गई तो मैं सजीला के पास गया और गुस्से से बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मासूम बच्ची सुबह से भूखी पड़ी है और तुम कह रही हो कि वो खा चुकी है। मेरी बात सुनकर सजीला ने अपनी आंखें खोली और फिर बोली कि मुझसे नहीं देखे जाते तुम्हारे बहन के बच्चों के नखरे। अगर खुद पाल सकते हो तो पालो, वरना जाकर यतीम खाने छोड़ आओ। यहाँ अपने बच्चों का पेट भरूं या तुम्हारी लाडली भांजियों का। बीवी के अल्फाज मेरी सांसें रोक रहे थे। इतनी बड़ी बात आखिर इसने सोच भी कैसे ली थी। चंद दिन गुजरे थे मगर बहनोई वापस नहीं आया था। मैंने कई बार इसे फ़ोन करने की कोशिश की मगर इसका नंबर मुसलसल बंद मिलता रहा। एक रोज़ जब काम से लौटा तो मुझे किसी ने बताया कि मेरा बनोई तो अपना भाई घर भेजकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला गया। इस शख्स की बात पर मैंने पहले तो यकीन ना आया, मगर जब मैं खुद इसके घर पहुँचा तो वो घर सचमुच किसी और के कब्ज़े में आ चुका था। मुझे धचका सा लगा था। कैसा शख्स था, पहले गरीबी का रोना रोकर अपनी बीवी को मार दिया, अब अपनी औलाद को बाप के साय से महरूम करके कहीं चला गया था। शायद अब दूसरा घर बसाना चाहता होगा और बेटियां आड़े आ रही होंगी। मैं घर लौटा तो लाइबा चुपचाप एक तरफ बैठी थी। मेरे बच्चे चटाई बिछाए खाना खा रहे थे। इसका चेहरा देखकर मुझे इस पर तरस आया था, जबकि मेरी छोटी भांजी गुड़िया इस वक्त सो रही थी। मुझे घर में आता देखकर मेरी बीवी फ़ौरन किचन से बाहर निकली और गुस्से से बोली कि तुम्हारे बहनोई का कोई अता पता है या नहीं? कब लेकर जाएगा अपनी बेटियों को यहाँ से? मेहमान भी चंद रोज़ के लाए ही अच्छे लगते हैं। मैं अब मज़ीद अपनी नींदें तो हराम नहीं कर सकती किसी और की औलाद के लिए। बीवी की बात सुनकर मुझे बुरा तो लगा,
मगर मैं इस पल खामोश रहा और फिर मौका देकर इसे बताया कि बिनोई अब कभी इन्हें लेने नहीं आएगा। अब मुझे ही अपनी भांजियाँ पालनी होंगी। मेरे अल्फाज सुनकर सजीला के तेवर बदले थे, मगर ना जाने क्या सोचकर वो खामोश हो गई। गुड़िया रात में 2-3 बार जाकर रोने लगती। कभी कभार तो सजीला इसे फीडर बना देती, वरना जब मेरी आंख भी ना खुलती तो बच्ची रो रो कर खुद ही सो जाया करती थी। मैं भी नींद का बहुत सख्त था। एक जगह जो सोचा सुबह ही आंख खुलती थी। अगली सुबह जब उठा तो बीवी के चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। घर में तो कोई ऐसा मौजूद नहीं था, फिर वो किससे लड़ रही थी? मैं बौखला कर उठा, फ़ौरन कमरे से बाहर निकला। सामने किचन में सजीला लाइबा को बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछ रही थी कि किससे पूछकर तुमने फलों को हाथ लगाया? जानती हो ना, मैंने अपने बच्चों के लिए रखे थे। दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से, भूखी कहीं की। लाइबा रोते हुए आंखें मसलती किचन से बाहर निकल आई थी। इस बच्ची का रोना मेरे दिल पर असर कर गया था। मेरा गुस्सा इस पल 7वें आसमान पर पहुंचा था। मैं फ़ौरन किचन में गया और सजीला को थप्पड़ मार दिया। बौखला कर चंद कदम दूर हटी थी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नन्ही बच्ची से इस लहजे में बात करने की? आखिर वो फल उठा ही रही थी ना, तो खाने देती, कौन सा कमी आ जानी थी? ये पहली बार था जो मैंने सजीला पर हाथ उठाया था। वो हैरत से गुंग होकर मेरी जानब देखने लगी। इसकी कैफियत में समझ सकता था, मगर इस पल शायद मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख पाया था। सजीला रोते हुए बोली कि इन लड़कियों की खातिर आपने मुझ पर हाथ उठाया है। मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। सजीला रोते हुए वहाँ से जा चुकी थी और मैं बस वहाँ खड़ा पछताता रह गया। एक अजीब सी परेशानी से मैं दो चार हो चुका था। एक तरफ बीवी थी तो दूसरी तरफ भांजिया। मुझे डर था कहीं सजीला इनका ख्याल रखने से इनकार ही न कर दे। मेरा ये अंदेशा भी बहुत दिनों तक ढका छुपा ना रह सका। जब बहुत दिन गुजर गए और बहनोई अपनी बच्चियों को लेने के लिए ना आया, तो सजीला कहने लगी कि जाकर अपनी भांजियों को यतीम खाने छोड़ाओ। मुझसे नहीं पाली जाती गैरों की औलादें। वो छोटी तो हर वक्त रोती रहती है। इसकी आवाज़ सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। और वो बड़ी लाइबा जब देखो कुछ ना कुछ नुकसान करती फिरती है। अब क्या इसके पैसे इसका बाप आकर देगा? सजीला काफ़ी गुस्से में लग रही थी और इसके अल्फाज मेरे सर पर बम की तरह लग रहे थे। भला मैं अपनी भांजियों को यतीम खाने कैसे छोड़ कर आ सकता था? लोग क्या कहेंगे कि मामू के होते हुए भांजियाँ खैरात पल पा रही हैं। वो दोनों तो मेरी बहन की आखिरी निशानी थी। मैं भला कैसे इन्हें यतीम खाने छोड़ कर आ सकता था? इस मामले में मैंने ठंडे दिमाग से सजीला से बात की और इसे समझाया कि मैं अपनी बहन की औलाद को यतीम खाने कभी भी छोड़कर नहीं आऊँगा। सजीला पहले तो गुस्सा करने लगी, मगर फिर मेरे फैसले के आगे खामोश हो गई। जब से भांजियाँ आई थी, मेरा कारोबार तरक्की करने लगा था। घर के हालात भी पहले से बेहतर हो गए थे। मैंने छोटी बच्ची के लिए आया रख ली थी। अब आया ही संभाला करती थी, जबकि लाइबा को मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया था। सजीला का रवैया मेरी भांजियों के साथ बहुत अच्छा ना सही, मगर बुरा भी नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और लाइबा 10 और गुड़िया 5 साल की हो गई। मेरी दोनों भांजियाँ ही मुझे मामू की जगह बाबा कहकर बुलाने लगी, जबकि सजीला को वो ममानी ही कहा करती थी। इन्हें अपनी सगी औलाद जैसा प्यार देता। मेरे बच्चे इनसे काफ़ी बड़े थे और तीनों ही बेटे थे। एक रोज़ मैं जब घर आया तो मुझे लाइबा और गुड़िया का रवैया कुछ बदला बदला सा लगा। लाइबा की आंखें सूजी हुई थी, जबकि बाल भी बिखरे हुए थे। यूँ महसूस होता था जैसे इसने आज कंघी नहीं की थी। मैंने लाइबा को अपने करीब बुलाया। इसके बालों को उंगलियों से सीधा करने के लिए हाथ बालों पर रखा ही था कि वो दर्द से बबला उठी। मैं चौंक गया था, मगर तभी लाइबा बोली कि मेरे बाबा, सर में बहुत शदीद दर्द है। मैं कुछ देर पहले सीढ़ियों से गिर गई थी। फिर ममानी ने मुझे उठाया और दवा लगाई। लाइबा एक ही सांस में सहमे हुए बोल गई थी। तभी सजीला भी अंदर दाखिल हुई और कहने लगी कि लाइबा जाओ, शाबाश, अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो, फिर सोना भी है। लाइबा सुनकर फ़ौरन कमरे से भाग गई। दिन ब दिन लाइबा की गिरती सेहत और इसका बदलता रवैया मुझे बेचैन कर रहा था। जब भी घर आता यही मामूल होता। गुड़िया तो हर वक्त कमरे ही में ही बैठी रहती, जबकि लाइबा भी अब मुझसे बहुत कम बात करने लगी थी। मैं जब भी आता तो इसका चेहरा सुर्ख हो रहा होता, इसका वजूद कांप रहा होता और आंखें सूज चुकी होती। यूँ लगता था जैसे वो मुझसे पहले रोती रही हो। मैं जब पूछता तो लाइबा मुझे कोई जवाब न दिया करती। एक दिन जब घर लौटा तो सामने का मंजर देखकर मैं दिल ही दिल में तड़प उठा। लाइबा फर्श पर गिरी अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखे हिचकियां बांधे रो रही थी, जबकि मेरी बीवी इस पल किचन में खड़ी थी। मेरा ध्यान लाइबा के हाथों पर गया। इसके छोटे छोटे हाथों पर तो छाले बने हुए थे। इसके दोनों हाथ जल चुके थे। मैं तड़प कर भांजी की जानिब बढ़ा और पूछने लगा
कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मेरे सवाल पर भांजी ने सहमे हुए सजीला की जानिब देखा। इसका देखना था कि सजीला फ़ौरन किचन से बाहर निकली और बोली कि आपकी भांजी बहुत शरारती हो गई है। इसे मना भी किया मगर फिर भी किचन में चली आई और देखें अब अपना हाथ जला लिया। मेरा दिल तड़प सा गया था। लाइबा मुसलसल रो रही थी, इसकी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने इसके हाथों पर मरहम लगाई और माथा चूम कर ताकीद करने लगा कि ऐसे काम मत किया करो जिससे तुम्हें बाद में तकलीफ़ पहुँचे। इसके साथ ही मुझे सजीला पर भी शक हुआ था। कुछ तो था जो वो बच्चियाँ और सजीला मुझसे छुपा रही थी। कुछ दिन यूं ही गुजरे तो भांजी मेरे पास आई और कहने लगी कि बाबा मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकती, आप मुझे और गुड़िया को यतीम खाने छोड़ आएँ। भांजी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैं फ़ौरन बोला कि क्यों, आखिर वजह क्या है, मेरे प्यार और परवरिश में आखिर कहाँ कमी रह गई थी जो वो ऐसा बोल रही थी। बड़ी भांजी सर झुकाकर रोने लगी और बोली कि बस आप हमें यतीम खाने छोड़ आएँ। दाल में कुछ तो काला था, वरना वो ऐसा क्यों कहती। चंद दिनों में मैं काम से जल्दी घर लौट आया। मैंने अपने आने के बारे में सजीला को भी खबर नहीं की थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो अंदर से आती सजीला की आवाज़ों ने मुझे चौंका कर रख दिया था। सजीला गुस्से से जो कुछ बोल रही थी वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना हुआ। मैं कितनी ही देर चुप करके इनकी बातें सुनता रहा था। सजीला गुस्से में कह रही थी कि जल्दी साफ कर, हाथों में ताकत नहीं। बच्ची क्या, अगर दोबारा वही गलती की तो इस बार हाथों को नहीं पैरों के तलवे जला दूंगी। माँ तो मर गई मगर इन दो मनहूसों को मेरे सीने पर मोंग डालने के लिए छोड़ गई। तुम दोनों का बाप तो ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। इसके जवाब में मुझे लाइबा की बात सकने की आवाज़ें आईं। लाइबा फिर रोते हुए बोली कि मम्मानी मैंने मामू को कहा था कि मुझे और गुड़िया को यतीम खाने छोड़ आए, मगर वो नहीं मान रहे। सजीला तर्क करके बोली कि जल्द अज जल्द मेरे घर से चलती बनो, वरना जो एक वक्त खाना मजबूरी में तुम दोनों को देना पड़ता है इससे भी या हाथ धो बैठोगी। सजीला के अल्फाज मुझे वहीं पत्थर की मूरत बना चुके थे। सजीला से इस हद तक सफाक दिली की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसका रवैया तो मेरी भांजियों के साथ बिल्कुल भी नहीं बदला था। एक माँ होकर वो नन्ही बच्चियों के साथ भला ऐसे कैसे कर सकती थी। मेरे मुंह पर वो इनके साथ नॉर्मल रवैया रखती थी और मेरे पीठ पीछे वो इनके साथ ही सब किया करती थी। मैं फ़ौरन दीवार के ओर से निकल कर सामने आ गया। लाइबा ज़मीन पर बैठी सजीला के पैरों की मालिश कर रही थी। इसके हाथों पर ज़ख्म था, इसे दर्द भी हो रहा था, मगर इसके बावजूद वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मुमानी के पैरों का मसाज कर सके। मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर सजीला का रंग उड़ गया था। वो बुखलाकर बोल फ़ौरन खड़ी हो गई। मेरा दिल करची करची हुआ था। सजीला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अगले ही पल सजीला को थप्पड़ मार दिया था और फिर जो दिल में आया सुनाता चला गया। ये सब तो मेरी ही ढील का नतीजा था। अगर मैं पहले ही सजीला को समझा कर इसे बता देता कि मेरी भांजियाँ मेरी औलाद जैसी हैं और तुम पर इनकी जिम्मेदारी बिल्कुल माँ जैसी है, तो शायद आज मेरी भांजियाँ यूँ पल पल मुमानी के जुल्म का शिकार ना होती। वो बेचारी तो मुझसे शिकायत भी नहीं करती थी, जबकि सजीला इन फूलों सी बच्चियों को सिर्फ रात को ही खाना दिया करती थी। मेरे गुस्से की कोई इंतहा ना रही थी। मैंने सजीला को घर से निकाल दिया। वो भी मुझे बुरा भला कहती अपने भाई के घर चली गई थी। मैंने शर्मिंदगी से अपनी भांजियों से माफ़ी मांगी, मगर वो मुझे शर्मिंदा देखकर रोने लगीं। लाइबा ने मुझे सजीला के बारे में और भी बहुत कुछ बताया था। वो इन मासूम बच्चियों से जानबूझकर बड़े काम लिया करती थी और जब इनसे कोई नुकसान हो जाया करता तो मारने लगती। मेरी बहन को खूब गालियाँ देकर कोसा करती थी। इसने ही बच्चियों को कहा था कि वो यतीम खाने जाने की बात करें। मैंने भांजियों के लिए घर में एक मुलाजमा रख ली। कुछ अरसा गुजरा तो सजीला खुद ही मेरे पास वापस आ गई और रो कर माफ़ियाँ मांगने लगी। भाई के घर जाकर इसकी भाभी ने भी इसके साथ चंद दिन बाद ही रवैया बदल लिया था। भाभी के तंज और बात बात पर झिड़कियाँ सुनकर इसे शायद एहसास हो रहा था कि वो चंद दिन भाभी का रवैया बर्दाश्त ना कर सकी। ना जाने वो बच्चियाँ कैसे इस सफाक रवैया इतने सालों से बर्दाश्त कर रही थी। इसे एहसास हो चुका था। वो घर वापस आकर बच्चियों से और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने इसे फ़ौरन माफ़ कर दिया और फिर वो माँ बनकर मेरी भांजियों को पालने लगी। कुछ दिन पहले ही मैंने गुड़िया की धूमधाम से शादी करके रुखसत कर दिया है। दोनों बहनें अपने घरों में बहुत खुश हैं। अल्लाह सब की बहनों और बेटियों को हमेशा अपने घरों में खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।